सो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज कंपाइलर डिज़ाइन आई मीन कंपाइलर डिज़ाइन के थर्ड पार्ट हमने इससे पहले 2 वीडियोस कंप्लीट कर दी हैं। 2 टॉपिक्स जो केयू के यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है। तो वो 2 टॉपिक्स, एक है हमारा इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम और दूसरा है हमारा एनालिसिस फेस, कंपाइलिंग एनालिसिस फेस ऑफ द कंपाइलर। तो ये 2 टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं और आज ये थर्ड पार्ट होने वाला है हमारे इस सीरीज़ के अंदर। आज का टॉपिक है फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, तो फेजेस ऑफ कंपाइलर कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपाइलर का काम 6 मेन फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फेजेस ऑफ कंपाइलर के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको ये याद रखना है कि फेजेस कितने कंपाइलर के, 6 बेसिकली। जो ऑल ओवर देखा जाए, अगर आप लास्ट वीडियो में जाकर देखेंगे, सेकंड पार्ट जो है, अगर आप वो जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर मैंने बताया है कि कंपाइलर के 2 फेजेस में काम होता है। एक होता है एनालिसिस फेज और एक होता है सिंथेसिस फेज। ये 2 फेजेस ऑल ओवर हैं, जो ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर भी सब पार्ट्स आते हैं। तो उन पार्ट्स को भी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आती है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, बट अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको फिर से एक बार री एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेक्सिकल एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैनर का मतलब होता है स्कैन करना पूरे डॉक्यूमेंट को। बट इन केस ऑफ कोड, अगर आप कोड कर रहे हैं तो जो आपका कंप्लीट कोड है उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना, पूरा का पूरा स्कैनिंग के बाद उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देना, वो काम लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर होता है। सोर्स प्रोग्राम को टोकन्स में तोड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये एक लाइन ऑफ कोड है, इंट a इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको टोकन्स में कैसे तोड़ा जाएगा। ये जो इंट है इसके बाद कॉमा लगा दिया, a के बाद कॉमा लगा दिया, इक्वल्स टू के बाद कॉमा लगा दिया, 10 के बाद कॉमा लगा दिया। इवन ये सेमी कॉलन जो है इसको भी इंक्लूड किया जाएगा एज अ टोकन, क्योंकि ये डेटा इंपॉर्टेंट है इसके क्लोजिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों को इस तरीके से टोकन में तोड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, रिमूव्स ऑल एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड कमेंट्स। जितने भी आपने कोड लिखते दौरान में एक्स्ट्रा स्पेसेस और कमेंट्स दिए हैं फॉर योर हेल्पिंग, कि भाई आपको अच्छा कोड दिखे, रीडेबल हो, तो उसको ये रिमूव करता है फॉर इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग, कि भाई कितना डेटा मुझे कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें एरर्स की, अगर मान के चलिए आपने कोई कोड कभी रन किया और उसके अंदर एरर आता है, मान के चलिए एरर आया और आपको समझ नहीं आ रहा कि एरर किस चीज़ का है, तो अब इन एरर्स को देखने के बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा इन फेजेस में, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप का ये एरर आ सकता है। तो अगर बात करें लेक्सिकल एनालिसिस की, तो लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर क्या एरर आता है, तो अगर एरर की बात करें तो वो आता है इनवैलिड टोकन। जब भी आप कहीं पर कुछ सेमीकोलन भूल जाएंगे या फिर आपने सेमीकोलन के पहले एक मान के चलिए ये लगा दिया, मान के चलिए आपने लिखा है इंट a इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर गलती से ये हो गया और सेमीकोलन क्लोज हो गया और यहाँ पे अपने ओपनिंग नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, तो ये आपको बोलेगा इनवैलिड टोकन। ये जो एरर आएगा यहाँ पे इनवैलिड टोकन आएगा। क्यों? क्योंकि सोर्स कोड जब भी आप कंपाइल करेंगे तो वहाँ पे ये जब इस लाइन पे आएगा जहाँ पे आपने लाइन लिखी है, तो वो इसको टोकन में कन्वर्ट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। लेकिन यहाँ पे कहेगा इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ पे तो ये आना ही नहीं चाहिए था, ये तो इनवैलिड टोकन है, इसकी ओपनिंग नहीं है, इसका डायरेक्टली क्लोजिंग और कोई सेंस भी नहीं है। वो सेमेंटिक एनालिसिस के अंदर आता है, जो मीनिंग होगा वो हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे ये इसको इनवैलिड टोकन के तौर पे रजिस्टर कर देगा कि भाई ये कोड आपका यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा इनवैलिड टोकन का। तो ये इस टाइप के एरर्स आते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये पहला पार्ट है हमारा एनालिसिस फेज के अंदर। आगे हम डायग्रामेटिक व्यू में भी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड, यानी कि सिंटेक्स एनालिसिस के बारे में, जो कि होता है पार्सर, यानी कि पार्स करता है हमारे कोड को। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है और मैं दोबारा बता देता हूँ कि सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसे सिंटैक्टिकली चेक किया जाता है। ठीक है, उसके जो ग्रामर रूल्स होते हैं हमारे सिस्टम, जो भी कंप्यूटर सिस्टम के लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के जो ग्रामर रूल्स सेट होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, उन ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग सिंटेक्स को चेक किया जाता है और वो चेक करने का काम हमारा सिंटेक्स एनालिसिस करता है। पार्स ट्रीज बनाता है। पार्स ट्री बेसिकली एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रिंग का अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। ठीक है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर यानी कि सिंटेक्स का एक स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे कोड का एक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो ग्रामर रूल्स होते हैं प्री डिफाइंड उनके अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू ये ग्रामर रूल्स चेक करता है और देन पार्स ट्री बनाता है। पार्स ट्री वही है कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में दिखाना। ठीक है,
अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है ये एग्जाम्पल की, तो इंट ए इज इक्वल्स टू, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, आपने उसको वैल्यू इनिशलाइज नहीं की और सेमीकोलन के साथ उसे क्लोज कर दिया सिंटेक्स को, ठीक है, कोड को। तो क्या होगा, यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा कि भाई यहाँ पे एरर है सिंटेक्स का, सिंटेक्स एरर है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करें या तो आप वैल्यू, या फिर आप इस इक्वल्स टू को हटा दें, इनिशियलाइजेशन को हटा दें। इससे होगा क्या कि कोड को कोई एरर नहीं मिलेगा आगे, ठीक है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं इसे, अगर आपने इक्वल्स टू नहीं लगाया होगा तो आप आगे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं अभी, तो आपको बाद में एरर देखने को नहीं मिलेगा। देन आगे चलते हैं, तो आगे आता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस क्या काम करता है, प्रोग्राम का मीनिंग चेक करता है। प्रोग्राम का मीनिंग का क्या मतलब है कि आपने जो भी लॉजिक लगाया है कोड लिखने में, तो उसके बिहाइंड द सीन के जो लॉजिक है उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ऐसे मुझे करनी है और यहाँ पे ये फंक्शन रन होगा, यहाँ पे ये चीज़ रन होंगी। तो वो पूरा पूरा प्रोग्राम का मीनिंग चेक करता है हमारा सिमेंटिक एनालिसिस, ठीक है। देन उसके बाद जो चीज़ें सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर होती हैं वो होती है टाइप चेकिंग, और दूसरी होती है स्कोप चेकिंग। टाइप चेकिंग का मतलब है कि डेटा टाइप आपने जो डिफाइन कर रखा है एक वेरिएबल का, उसी के अकॉर्डिंग आपने डेटा स्टोर किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो आपको एरर थ्रो करेगा, मिसमैच टाइप मिसमैच का आपको एरर थ्रो करेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में बात की हुई है, ठीक है। और दूसरा स्कोप चेकिंग। स्कोप चेकिंग यानी कि आपके पास जब आप कोड लिखते हैं तो अगर दो टाइप के ब्लॉक्स स्कोप होते हैं। एक होता है आपका पब्लिक स्कोप, या यूँ कह लीजिए कि एक ये वाला स्कोप है, इसको मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कोप, ठीक है। और इससे बाहर जो भी आप लिखते हैं वो होता है एक पब्लिक स्कोप, ठीक है। मेरी लैंग्वेज में मैं ये बता रहा हूँ आपको फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली दो स्कोप्स होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। और प्राइवेट के अंदर आपने जो भी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ इस ब्लॉक के अंदर, वो आपका बस इसी के अंदर यूज़ हो सकता है, उससे बाहर यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपने इससे बाहर यूज़ करना है तो आपको उस चीज़, उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को बाहर क्रिएट करना पड़ेगा, बाहर डिफाइन करना पड़ेगा, तब वो स्कोप आपका चेक होता है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। स्कोप चेकिंग के अंदर स्कोप चेक होगा कि आपने प्रॉपर्ली स्कोपिंग की है नहीं की। अगर आपने मान के चलिए कोई वेरिएबल यहाँ यूज़ कर रखा है, और तो आप तो उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कोई वेरिएबल इसके अंदर ब्लॉक के अंदर यूज़ कर रखा है और आप उसे चाहते हैं कि आप बाहर यूज़ करें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे वो फेल कर जाएगा, उसको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिसमैच, टाइप मिसमैच की, जो अगर आता है आपको कभी सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर। तो अगर मान के चलिए आपने एक वेरिएबल दिया है इंटीजर टाइप का, जो कि है वेरिएबल का नाम एक्स, एंड उस एक्स के अंदर आप स्टोर करा रहे हैं एक स्ट्रिंग, तो ये जाहिर सी बात है आपने मिसमैच किया है टाइप ऑफ डेटा, तो यहाँ पर ये आपको टाइप मिसमैच का एरर देगा ही देगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब जो भी ये फेजेस हैं, ये हैं सिंथेसिस फेज़ के अंदर जो फेजेस आते हैं वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि इंटरमीडिएट कोड क्या होता है। इंटरमीडिएट कोड बेसिकली आपका वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि असेंबली कोड कहते थे उसको, या फिर जो असेंबलर के पास जाता है, ठीक है। सो मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज़। मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि हर मशीन के लिए अलग कोड जनरेट होगा, मशीन के अकॉर्डिंग, आप जिस मशीन में काम कर रहे हैं उस मशीन के अकॉर्डिंग आपका कोड जनरेट हो जाएगा। वो बेसिकली कंपाइलेशन का पार्ट है, तो आप अपना कोड वही लिखेंगे, बट वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट होगा बाद में। देन उसके बाद आता है मोस्टली 3 एड्रेस कोड्स ही जनरेट होते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करते हैं, या जो कंपाइलर करता है मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट, वो मोस्टली 3 एड्रेस कोड ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एड्रेस कोड इस तरीके से कि टास्क 1 क्या है, C इंटू डी, यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं C मल्टीप्लाइड बाई डी। सो अब ये एक टास्क है, दूसरा टास्क है T2 जो कि है B प्लस T1, यानी कि जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस होने के बाद अब ये जो रिजल्ट है T2, ये T2 अब A को असाइन कर दिया जाएगा, यानी कि A की वैल्यू को ये दे दिया जाएगा कि A तुम इसकी वैल्यू असाइन करते हो, मतलब तुम ये वैल्यू होल्ड करते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट है अननेसेसरी कोड को रिमूव करता है। जाहिर सी बात है कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो अननेसेसरी कोड, जो कि हमने यहाँ पे देखा ही था अभी, सॉरी यहीं पे है कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0। इसको क्या मतलब है इसका कि भाई आप x को ही x के बराबर रख रहे हो, कोई मतलब सेंस नहीं इस चीज़ का। ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड और डेटा मेमोरी के अंदर खाएगा, तो इसको रिमूव करना ही बेटर है। तो ये इस टाइप के अननेसेसरी कोड्स को रिमूव करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन के ड्यूरेशन में कंपाइलर, एंड प्रोग्राम को फास्ट बनाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए या किसी भी प्रोग्राम के। देन आता है कोड जनरेशन।
फाइनल मशीन कोड जनरेट होता है, रजिस्टर्स एंड मेमोरी एलोकेट होती हैं, ठीक है। सो जो कोड है वो फाइनली मशीन कोड में जनरेट हो जाता है और जो रजिस्टर एंड मेमोरीज है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम वो एलोकेशन डी एलोकेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर काम होता कैसे है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है सिंबल टेबल। सिंबल टेबल बेसिकली होता है, एक टेबल होती है जिसके अंदर पर रो एक एंट्री जाती है, एक हर एक स्पेशल आइडेंटिफायर की, जो भी स्पेशल नहीं कह सकते, हर एक आइडेंटिफायर की जो भी आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका एनालिसिस फेज़ के अंदर ही जनरेट हो जाता है, कंपाइलर आपका जनरेट करता है, जो क्या क्या स्टोर करता है, आपका वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर का वेरिएबल नेम, टाइप, स्कोप, ये 3 चीज़ें वो स्टोर करता ही करता है, ठीक है। देन उसके बाद करते हैं एरर हैंडलर्स की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एरर हैंडलर्स वो ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो आपके एरर्स को हैंडल करेगा, डिटेक्ट करेगा और उन्हें रिपोर्ट करेगा या फिर उनके बिहाफ में कुछ आउटपुट यूज़र को सामने प्रेजेंट करेगा कि इस टाइप का कुछ एरर आ गया है, आप रिपोर्ट करें इसे डेवलपर को। इस टाइप का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एरर हैंडलर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो एरर्स डिटेक्ट एंड रिपोर्ट करता है हमारा एरर हैंडलर। अब आते हैं एक डायग्रामेटिक व्यू के ऊपर कि डायग्रामेटिकली कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले होता है हमारा सोर्स प्रोग्राम, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम के बाद हमारा कोड जाता है लेक्सिकल एनालिसिस के लिए। लेक्सिकल एनालिसिस यानी टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। टोकन्स में कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है सिंटैक्स एनालिसिस के, सिंटैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई मीन सिंटैक्टिकली चेक हो जाएगा सारा का सारा कोड ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है बहुत अच्छी बात है, देन उसके बाद सिंटैक्स सिमेंटिक एनालिसिस ले जाएगा कि मीनिंगफुल है सारी मीनिंग पर्टिकुलरली चेक करेगा कि हाँ सारी मीनिंग प्रॉपर है या नहीं। अगर है बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक ये जो 4 स्टेप्स हैं ये हमारे एनालिसिस फेज हैं, एनालिसिस फेज के अंदर आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये जो रिमेनिंग 4 हैं ये हमारे आते हैं सिंथेसिस फेज के अंदर। जो 2 फेजेस हमने मेजर पढ़े थे और मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि ये 2 फेजेस के अंदर हमारा कंपाइलर काम करता है। तो ये है सिंथेसिस फेज, जहाँ पे कोड सिंथेसाइज होता है यानी कि जनरेट होता है। तो अब नेक्स्ट ब्लॉक वही है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट या यूँ कह लीजिए असेंबली कोड जनरेशन जो होता है वो यहाँ पे होता है। देन उसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा प्रॉपर फास्टर एग्जीक्यूशन एंड ऑल दैट के लिए। देन उसके बाद कोड जनरेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका कोड ऑप्टिमाइज होने के बाद आपको कोड जनरेशन के अंदर मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा कोड। एंड आपको वो जो है कोड के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट एंड डिसएलोकेट आपके प्रोग्राम के लिए होती जाएगी। देन टारगेटेड प्रोग्राम आपको मिल जाएगा एंड आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर समझा जाए कि इस पूरे फेज़ के अंदर हमने क्या पढ़ा फेजेस ऑफ कंपाइलर के अंदर, तो कंपाइलर जो है बेसिकली 6 फेजेस को कंसिस्ट करता है। पहला है लेक्सिकल एनालिसिस जिसके अंदर हमारा जो सोर्स कोड है उसको टोकन्स में तोड़ा जाता है। दूसरा सिंटैक्स एनालिसिस जिसके अंदर सिंटैक्स चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। आपको ये पॉइंट याद से रखना है कि ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग ही सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर कोड को चेक किया जाता है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ दिखाए हैं वीडियो के अंदर आप उन्हें ही मैं कहूँगा उन्हें एग्जैक्टली याद रख लें ताकि आपको बेसिक याद हो, बाकी आप डीप में भी पढ़ सकते हैं जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आता है सिमेंटिक एनालिसिस जो कि मीनिंग चेक करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो कि इंटरमीडिएट कोड यानी कि असेंबली कोड को जनरेट करता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी कि कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है, फास्ट बनाता है और जो अननेसेसरी कोड होता है उसे हटा देता है। कोड जनरेशन यानी कि मशीन कोड जनरेट कर देता है। ये 6 मेन फेजेस होते हैं हमारे कंपाइलर के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। और मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इस कंटेंट के बारे में और जानना हो। एंड हाँ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और हाइप का ऑप्शन आया तो हाइप भी कर देना, थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल ही जाएगी यार। बाकी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि क्या क्या कोड क्या क्या किस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। अगर क्वालिटी की दिक्कत होगी तो यार थोड़ा सा एडजस्ट करें क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी कुछ खास अच्छी है नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मैं अच्छे से करूँ। ओके मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ सब कुछ। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।